गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबात सिर्फ दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जनाब नया दिन है, नई सुबह और इसी उम्मीद के साथ दिन का आगाज़ हमेशा करना चाहिए कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज़ादी वाली ज़िंदगी अता करे और वो अपने हकूक़ के मुताबिक पुरअमन तरीके से जी सके, क्योंकि मुसलमानों में दुनिया भर में कई ऐसे ख़ित्ते हैं जहाँ पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं और उन्हीं में से एक वादी कश्मीर है, जहाँ भारत ने 1947 में जम्मू कश्मीर पर नाजायज़ फ़ौजी तसल्लुत कायम करके कश्मीरी अवाम को महकूम बनाया और वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ के ख़ुद इरादियत देने से गुरेज़ा है। और पाकिस्तान ने कश्मीर के आज़ादी पसंद अवाम की जद्दोजहद की तवील अरसे से हिमायत भी की है और जो इस बात का सबूत भी है कि पाकिस्तान में हुकूमत बेशक तब्दील होने के बावजूद भी मसला कश्मीर पर पूरी कौम का मौक़िफ़ एक ही रहा है। और पाकिस्तान के अवाम हर साल, आपको पता ही, यौम यकजहती कश्मीर रिवायती जोशो जज्बे से मनाने की कोशिश करते हैं और मनाते भी हैं। और इस मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में ख़ुसूसी तक़रीबात का इनाकात किया जाता है, रैलीज़ निकाली जाती हैं, तकरीरी मुकाबले किए जाते हैं। मर्दों, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, यहाँ तक के जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनकी ज़बान पर ही एक नारा होता है कि जनाब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हक़ है हमारा आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। और जनाब जिस तरह मैं बात करी थी कि बच्चा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात करता है और इसी वीडियो के हवाले से आपको बताएंगे कि जनाब एक नन्ही सी बच्ची है सीरत फ़ातिमा, उसने एक वीडियो अपलोड की हुई है शेयर करते हुए और जिसने पाकिस्तानी और हर कश्मीरी के जज्बात की तर्जुमानी की है और उनसे यकजहती कश्मीर के हवाले से जनाब ख़ास करके ये वीडियो बनाई गई है। तो आइए आपके साथ भी हम वो शेयर करते हैं। क्या ही खूबसूरत अंदाज में नन्ही सीरत फ़ातिमा ने, एक तो वो है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ जिस खूबसूरती के साथ और जिस खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने जनाब हर पाकिस्तानी की तर्जुमानी की है कि हर पाकिस्तान के दिल से यही निकलता है कि जनाब कश्मीर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है और हम कश्मीर लेकर रहेंगे और आज़ादी में हम हमेशा उनका साथ देते रहेंगे और उनकी जिद्दोजहद को खराज तहसीन भी पेश करते रहेंगे। सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत से जुड़े तमाम तर मसाइल पर जनाब गुफ्तगू करते हैं और उसके इलाज समेत जनाब एहतियाती तदाबीर अपने मेहमान से जानने की कोशिश करते हैं। जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि जो औलाद का होना है एक अल्लाह का बहुत नायाब तोहफ़ा है और औलाद के हसूल, ख़ानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत या फिर ख्वाहिश भी होती है और एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद नहीं होती है। और औलाद का जब भी ज़िक्र आए तो हमारे जहनों में ये ख़्याल आता है कि उसकी वजह औरत ही होगी, जबकि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बे औलादी की वजह सिर्फ़ औरत ही हो सकती है और बे औलाद होने की वजह मर्द और औरत दोनों हो सकते हैं। और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 22% जोड़ों को बांझपन का अर्ज़ा लाहक है, जबकि दुनिया भर में बांझपन का ये रेट 15% हो चुका है। और पाकिस्तान में बांझपन का शिकार जोड़ों की तादाद 40 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें 40 से तकरीबन 70% केसेस की वजह से मर्दों में बांझपन पाया जा रहा है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में मर्दों में बांझपन की जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एक और मसला ये भी है कि पाकिस्तान में इस मर्ज़ का जो इलाज है वो बाकी दुनिया की निस्बत काफ़ी महंगा पाया जाता है। तो इसके क्या वजूहात हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रोहिना गुल मौजूद है जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रोहिना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? वेरी वेलकम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रोहिना, इनफर्टिलिटी जिसको ज़्यादातर लिंक किया जाता है ख़वातीन से, और अब जैसे जैसे तरक्की करते जा रही है मेडिकल साइंसेज और लोगों में भी अवेयरनेस आती जा रही है, तो अब समझ आ रहा है कि अच्छा सिर्फ लिंक ख़वातीन से नहीं किया जाता, मर्दों के साथ भी इसको लिंक किया जा रहा है और उसकी भी रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है?
देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू कि आपके प्लेटफॉर्म से अब हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि इक्वली मर्द भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए जितनी कि फीमेल है। मतलब पहले तो सिर्फ फीमेल को समझा जाता था। अब हम लोग अपने सेंटर में, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, हर साल अपने स्टैट्स बनाते हैं। अच्छा। और उसमें हमेशा ये होता है कि जैसे पिछले साल का स्टैट बना है तो उसमें 52% रिस्पॉन्सिबल वर द मेल एंड 48 वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विमेन वर रिस्पॉन्सिबल। यानी ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मर्दों में शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी दो चीज़ें हो सकती है। वन, अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा। बहुत से मर्द आ रहे हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए। ओके। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने लग गई है कि हम सिर्फ औरत की ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। जब हमारे सामने कपल आता है तो पहली बात ही हमारी ये होती है कि जी हस्बैंड को भी लेके आए। ओके। हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों मियाँ बीवी को एक साथ बिठाएं, बात करें और मर्द का टेस्ट पहले हो और फिर औरत का इलाज शुरू हो। तो अवेयरनेस आ रही है, बहुत से मर्द आ रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, तो एक वो भी पता लग रहा है कि कितने ज़्यादा बांझपन मर्दों में। सेकेंड, मर्दों में इंक्रीज इन इनफर्टिलिटी, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डाइट हैज बीन चेंज्ड। ओके। पहले लोग सादा खुराक करते थे, खुले घरों में रहते थे, सारा कुछ इस तरह होता था। मौसम में ये स्मॉग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, या इन्फेक्शियस डिजीजेज इतनी नहीं होती थी। अब विद टाइम इन्फेक्शियस डिजीजेज, कोई भी अगर किसी लड़के को बचपन में मम्स हो जाए या टीबी की या फिर कोई ऐसी और इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए तो ये आगे इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। ओह ओके। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट, लाहौर में तो मैं कहती हूँ हर मर्द का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। अच्छा। जैसे ही पेशेंट आता है तो मैं कहती हूँ ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा। जंक फूड, मसाले वाले और ऑयली चीजें, सारा कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ मेजर रोल। फिर ये स्मॉग की वजह से भी आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जब इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो वो भी आपका सीमेन एनालिसिस को कम कर देते हैं। On the top of that, men are now involved in lot of things like smoking, drugs, alcohol. So इन चीज़ों में भी जब हमारे लड़के या बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं और स्पेशली जब शुरू में इन्वॉल्व होते हैं, so with time होता क्या है कि उनकी इनफर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और जब वो शादी कर लेते हैं और उनकी वो एज आती है तो ऑब्वियसली फिर उनका सीमेन एनालिसिस लेवल इतना लो हो जाता है तो उनको हम बांझपन फिर लेबल कर देते हैं। So these are the important causes of male infertility इन आवर सोसाइटी। और जिनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, मतलब पहले तो अवेयरनेस नहीं थी ना, इसलिए लोग कहते थे कि शायद खवातीन की वजह से ही बांझपन होता है। अच्छा, खवातीन में भी होता है तो उनकी क्या वजूहात हो सकती है? खवातीन में भी ऑब्वियसली सबसे पहले जेनेटिक्स प्लेज अ रोल। अच्छा, ठीक है। फिर देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस जो गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी। जी जी। आजकल तो बहुत ज़्यादा यंग लड़कियां भी अवेयरनेस ले रही हैं कि हम पॉलीसिस्टिक हैं कि नहीं है। PCOS बहुत ज़्यादा कॉमन है। फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं, सो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट अगैन द डाइट, द हेल्थ, ये चीज़ें, कोई इन्फेक्शियस हो जा सकते हैं। अगैन टीबी और एनी डिजीज लाइक दैट, वो आपकी ट्यूब्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो आपकी जब ट्यूब्स बंद हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको कोई लोअर यूट्राइन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लोअर यूटीआईज हो सकते हैं, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हार्मोनल डिरेंजमेंट हो जाती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आई थिंक स्पेशली इन द न्यू जनरेशन, हमारा लाइफस्टाइल अपसाइड डाउन हो गया है। सारी रात लोग जागते हैं, सारा दिन लोग सोते हैं। एंड आई ऑलवेज से टू द इनफर्टाइल कपल के सबसे पहले अपना रूटीन ठीक करो। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि रात को सोना है, सुबह जागना। व्हाई? बिकॉज हमारे जितने बॉडी के हार्मोन्स हैं वो सुबह के टाइम हाई होते हैं। ओके। सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपके हार्मोन्स हाई होते हैं, आपका सब कुछ एक हेल्दी लाइफस्टाइल चलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता दोपहर तक वो कम हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करो जब आप उसको अपसाइड डाउन कर लेते हो, सो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमने कब हाई होना है, कब लो होना है। So this is the major reason as well for the female infertility as well. So obviously the things go at the end to the lifestyle changes as well. अच्छा डॉक्टर रीना, साइंस एंड सिम्टम्स भी हमें पता चल सकते हैं कि किस तरह के हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? देखो, इनफर्टिलिटी तो बेसिकली अगर हम उसको उर्दू में डिफाइन करें तो बच्चा ना होना। तो जब एक कपल की शादी होती है और औरत की उम्र कम होती है, 35-30 साल से कम होती है, दे लिविंग टुगेदर, तो हम कहते हैं कि एक साल में अगर मियाँ बीवी का क्वाइटस सही हो रहा है तो एक साल में प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर एक साल तक ना हुई उसके बाद फिर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनफर्टाइल कपल है। मेल अगर औरत की उम्र ज़्यादा है तो 6 महीने के बाद। सो बेसिकली साइन एंड सिम्टम यही है कि औरत आपको सिर्फ यही कहेगी कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, या मुझे शादी को इतना अरसा हो गया, मेरा बच्चा नहीं हो रहा। अगर वो गायनेकोलॉजिकल कॉज है तो औरत अपने सिम्टम्स बताएगी कि मेरा साइकिल इरेगुलर है, चेहरे पे बाल ज़्यादा है, वजन बढ़ रहा है,
यही सारी चीज़ें होती हैं इन गायनोकोलॉजिकल कॉजेज। मेल के शायद अगर और इश्यूज साथ आ जाते हैं, कोई इन्फेक्शस हो सकते हैं, उसका बुखार, या कोई सेक्सुअल डिजायर वो डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं कि दे हैव नेवर कंज्यूमेटेड देयर मैरिजेस, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है कि बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री दे, ताकि हम वक्त पे उस बांझपन की कॉज पकड़े और उसका इलाज शुरू करें। लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना तो इतना मायूब समझा जाता है, उसके बरक्स हम लोग दम दरूदों के पास चले जाते हैं, तावीज़ धागों वालों के पास चले जाते हैं। मतलब अगर 2-3 साल बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो घर वाले कहते हैं चलो आपको दम करा के लाते हैं, ये बांझपन ख़त्म हो जाएगा। या अगर औलाद नहीं हो रही है तो बाबा जी दम करेंगे, तावीज़ देंगे, पानी देंगे, वो पिएंगे और आपकी औलाद हो जाएगी। तो ये क्या टाइम जितना गुजरता जाता है उतनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं फिर? देखो आपके आई एम वेरी ग्लैड दैट यू पीपल आर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप, और यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां हम अवेयरनेस फैला सकते हैं कि बाबा के पास जाने या दम दरूदों के पास जाने का कोई इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। यू नो देयर इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज ऑलवेज टू गो टू अ राइट डॉक्टर, ताकि वक्त पे आपका इलाज हो। जब भी मरीज आता है हम उसको एग्जैक्ट उनके सारे टेस्ट करा के उनको इलाज बताते हैं कि दिस इज योर ट्रीटमेंट। और साथ ही मैं तो अपने हर पेशेंट को ये साथ बताती हूँ कि देखो ये इलाज या आपने आज करना है या 10 साल बाद करना है। शायद 10 साल बाद हम आपको कह सके कि जी अब तो आपके लिए कोई इलाज ही नहीं है। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फोर्स दिस थिंग टू योर पेशेंट कि जी यही टाइम है, बिकॉज एक चीज जो हम रिवर्स नहीं कर सकते दैट इज एज। एग्जैक्टली। अगर उम्र गुजर गई तो फिर शायद बहुत भी एडवांस इलाज आपके लिए ना हो, क्योंकि एज तो हम रिवर्स नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली औरत की उम्र 35-40 से ज्यादा और मर्द की उम्र 55 से ज्यादा जब हो जाती है तो फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब वो वक्त गुजर गया कि मर्द बूढ़ा नहीं होता, मर्द भी बूढ़ा होता है। सो जो इलाज करना है वक्त पे करें, राइट डायरेक्शन में जाएं। तो लॉट ऑफ डॉक्टर्स आउट देयर इन लाहौर और पाकिस्तान में भी अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में जाके अपना इलाज करवाएं, rather than going here and there, it's just a waste of time। और वो जितना टाइम गुजरता जाएगा वो आपके लिए ज़्यादा हर्डल्स होंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप 10 हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी 10 साल पहले भी डॉक्टर ने इलाज किया था, तो हम उनको एट द एंड कहते हैं जी इट्स टू लेट नाउ। सो इसलिए यू हैव टू गो इन अ राइट डायरेक्शन। अच्छा, अब तो इलाज भी आ गए हैं ना, मुख्तलिफ इलाज आ गए, ईजी हो गई हुई है, मेडिकल साइंसेज ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हर चीज़ ही मेरे ख्याल से ईजी हो गया है। तो इसका खास करके IVF जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है, इसके थ्रू किस तरह मतलब बेऔलादी को या बांझपन को कम किया जा सकता है? देखो IVF इट्स नॉट, अब तो मैं कहूँगी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। IVF को पाकिस्तान में आए हुए भी 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। So IVF इज बेसिकली अ प्रोसीजर जब आप मेडिसिन से या फिर IUI से या सिंपल प्रोसीजर से बांझपन का इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर हम उन पेशेंट को कहते हैं कि अब आप एडवांस स्टेज पे जाके टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको आम जुबान में कहते हैं, IVF फिक्सी कहते हैं उसको, अच्छा, IVF इलाज कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर है। एक 4 से 6 हफ्ते इसमें लगते हैं। कपल आपके पास आता है, 4 से 6 विजिट्स उसको करने होते हैं हॉस्पिटल। मर्द औरत दोनों का इलाज साइड बाय साइड शुरू होता है। जितने इंजेक्शंस, हार्मोनल इंजेक्शंस हैं वो औरत को लगते हैं। अच्छा। उनकी बॉडी है, हम कोशिश करते हैं अच्छे फॉलिकल्स बनाएं और फिर वो फॉलिकल्स रिट्रीव करके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ लैब में एक एम्ब्रियो यानी बीज तैयार किया जाता है। यानी जो निज़ाम जिस्म के अंदर होना होता है वो हम लैब में कर लेते हैं। ओके। अच्छा बीज बने, हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, 1 बने, 10 बने, जितने भी बनते हैं वो हम पेशेंट के यूट्रस में रख देते हैं। ये सारा होता है IVF प्रोसीजर। द सक्सेस रेट इज वेरी गुड। आवर लैब इज एज इक्वली गुड इक्विप्ड एज एनी लैब इन द वर्ल्ड। अगर अमेरिका की कोई लैब होगी जो बहुत क्लेम करेगी कि हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सो आवर लैब इज एज गुड एज देन। हमारे पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे IVF बहुत पॉजिटिव भी हो रहे हैं। सो IVF एक इलाज है। अगर तो कोई ऐसा बांझपन की वजूहात है जो टैबलेट से या प्रोसीजर से नहीं हल होती, या फिर औरत की उम्र ज्यादा हो गई है, या फिर उनकी शादी को 5 या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अच्छा, then let's not waste time on these medications and everything। फिर आप सिंपल IVF ही करवा लो। अच्छा, वो फिर डायरेक्ट जो है वो IVF पे चले जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इट्स एवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट ना। अगर पेशेंट आपके सामने बैठा है तो आप सारे उसको प्रोज एंड कॉन्स बताते हो, पूरा स्टेप वाइज समझाते हो एंड ऑल दैट, तो आप उस पेशेंट को फिर समझा सकते हो कि जी अब आपकी शादी को इतना अरसा हो गया, आपने इतनी मेडिसिन ले ली है, इतने डॉक्टर से मिल लिया, इतना कुछ हो गया, लेट्स गो नाउ कि हम अब एंड स्टेप पे IVF कर ले, rather than wasting more time। So this is how you judge your patient clinically and all that। And obviously it's an expensive procedure। तो आपने सामने पेशेंट से ये भी पूछना होता है कि जी
इफ यू कैन अफोर्ड और। अच्छा, वही एक्सपेंसिव कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान में एक्सपेंसिव प्रोसीजर इसलिए है कि ट्रस्ट में जितना मीडिया या जितने इंजेक्शंस या जितना कुछ है ये आता बाहर से है। ओके। जितना डॉलर एक्सपेंसिव होगा इलाज एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट इसके अपने इंजेक्शंस और इसकी जो इवन नीडल आती है, जो एपरेटस या लैब है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थिंग्स है, तो उसका जाहिर बात है फिर हम एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में वी हैव लॉट ऑफ पैकेजेस अवेलेबल फॉर द लो इनकम पीपल एज वेल। ओके। मतलब फॉर योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू कन्वे कि इफ देयर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड regular IVF, please do come and we'll just try to adjust you in our low income packages as well. ठीक है, मतलब उनके लिए भी है कि उनको भी हम लोग सहूलियात दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या फर्स्ट सेशन में ही हो जाता है ये ट्रीटमेंट मुकम्मल और सक्सेस रेट आ जाता है? नहीं, IVF का जो प्रोसीजर है दैट इज द सक्सेस रेट इज अबाउट 50 to 55%। अच्छा, ठीक है। हमारे पास जो कपल आके बैठते हैं हम उनको ये बताते हैं कि भाई इतना सक्सेस रेट है, द यंगर यू आर बेहतर आपके रिपोर्ट्स होंगे तो सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। सो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे पास एक 45 साल की औरत आए तो उसका सक्सेस रेट एक 25 साल की लड़की के साथ मैं नहीं कंपेयर कर सकती, राइट? अगर एक 25 साल या 30 साल की लड़की आए उसका सक्सेस रेट बेहतर होगा रादर देन अ वुमन हु इज 40 प्लस। तो ये तो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। प्लस ऑब्वियसली IVF की कोई लिमिट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनका फर्स्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनका सेकेंड या थर्ड में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन वी हैव टू बी क्लियर टू आवर पेशेंट्स। अगर हम उनके शुरू के प्रिलिमिनरी टेस्ट कराते हैं सारे और उसकी एज और सब कुछ सामने रखते हुए, वी नीड टू बी क्लियर टू आवर पेशेंट्स कि जी आपका सक्सेस रेट कितना है। ठीक है। साथ साथ हम पेशेंट्स के समझाते हैं, लेट्स से कोई 40 या 40 प्लस की जो पेशेंट आती है उसको हम कहते हैं योर सक्सेस रेट इज लेस देन 10%, बट लेट्स ट्राई इट, क्योंकि शायद 5 साल बाद ये भी ना हो। ओके। तो पेशेंट डू टेक अ चांस, और बहुत से ऐसे लकी लोग हैं जो प्रेग्नेंट भी फर्स्ट टाइम में हो जाते हैं। सो द टास्क इज ऑन द डॉक्टर्स देन कि आप अपने पेशेंट को एक्सप्लेन किस तरह करते हो। सो इवन इफ दे बिकम नेगेटिव दे आर हैप्पी विद यू, क्योंकि हमने उनकी काउंसलिंग कर चुके होते हैं कि भाई दिस इज द सक्सेस रेट एंड लेट्स डू इट। लेकिन इसमें क्या IVF में कोई एज लिमिट भी है कि आइडियल एज क्या है कि वो डॉक्टर के पास आए IVF के लिए, या कभी भी आ सकता है? देखो अगेन, औरत की जो अच्छी फर्टिलिटी होगी, चाहे वो IVF से हो चाहे वो नेचुरल हो, दैट इज एज लेस देन 40 इयर्स। ओके, ठीक है, सही। 40 इयर्स के बाद जैसे मैंने कहा यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि आपका परसेंटेज। ठीक है। अगर पेशेंट के हार्मोन्स रेगुलर हैं, नॉर्मल हैं, अगर पेशेंट के साइकिल रेगुलर है, यानी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने सही आ रहा है, अगर पेशेंट के बाकी एंडोक्राइनोलॉजी रिपोर्ट्स ठीक है और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, तो फिर वाई नॉट, फिर एज डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हो और आपकी हेल्थ ठीक हो, फिर तो आप 45 इयर्स की औरत की भी कर सकते हो। लेकिन अगर उनके हार्मोन्स ही नहीं सही, या हस्बैंड बिल्कुल जीरो है, या औरत बिल्कुल जीरो है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, तो फिर तो आप 25 साल की औरत की भी नहीं कर सकते हो ना। यू हैव टू टेल देम and you have to give them the options, other options then. अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो 3 से 4 दफ़ा भी इस तरह के टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए जाते हैं लेकिन उनका फिर भी नहीं हो पा रहा होता। These are those cases जिसके हार्मोनल या उनके टेस्ट सही नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें हैं कि अगर उनके हार्मोन्स शुरू में सही नहीं है और हम उनका IVF ट्राई करें, या पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कि मेरा ट्राई करो बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन, तो वही वाली बात कि हम परसेंटेज एक्सप्लेन कर देते हैं, वो नहीं कामयाब होते नहीं। एंड देन अगैन with this platform I want to convey कि the success rate is 50 to 55% and that's how I explain it to the patient कि करना अल्लाह ने है, हम लोग एक वसीला है at the end of the day। ठीक है। अल्लाह ताला ने हर इंफॉर्मेशन इंसान के साथ नहीं शेयर की, यही तक साइंस ने तरक्की की है हमारी, कि हम एक एम्ब्रियो अच्छा बना के औरत में रख देते हैं। अब that's how I explain, उसने बढ़ना, उसमें जान आना, ये अल्लाह के हाथ में है। तो you have to counsel your patients so much कि they trust you for everything। अच्छा, वो फिर एम्ब्रियो जब बन रहा होता है वो फिर प्लेस किया जाता है ना बॉडी के अंदर, तो वो कब किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर इसका ये है कि जब एक दफ़ा रिट्रीवल कर लेते हैं वो डे 0 होता है। उसके 5th डे पे फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट टेक ओवर करता है हमसे, बिकॉज वी आर क्लिनिशियंस। एम्ब्रियोलॉजिस्ट टेक ओवर करता है और वो पेशेंट को बताता है कि आपका एम्ब्रियो किस डे का, किस क्वालिटी का और कितने बने हैं। एंड देन द पेशेंट डिसाइडेड कि मैंने इस साइकिल में ट्रांसफ़र करवाना है, मैंने नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करवाना है, या मैं 1 करवाऊं या 2 करवाऊं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो ट्विंस के लिए आते हैं। एग्जैक्टली। वो ये समझते हैं कि हम 2 करवाएंगे तो ट्विंस हो जाएंगे, और होते भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, बट वी कैन नॉट गारंटी दैट। ठीक है ना, हो सकता है एक चल पड़े एक निकल आए, हो सकता है दोनों चल पड़े।
लेकिन बहुत से पेशेंट्स जो आते हैं जिनको लॉन्ग इनफर्टिलिटी होती है तो फिर वो ख्वाहिश करते हैं कि 2 ही रखे ताकि एक ही दफ़ा में 2 बच्चे हो जाए। क्या बात है। और फिर वो ये भी कहते होंगे जेंडर का भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जेंडर भी होता है। ऑब्वियसली जेंडर को PGT कहते हैं, जिसको हम फैमिली बैलेंसिंग कहते हैं। ओके, सो योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू से कि जिसका ऑलरेडी पहले से एक बच्चा है दे कैन गो फॉर द जेंडर सिलेक्शन। मतलब ये IVF में ही हो सकता है? IVF में भी हो सकता है। इट्स अ लिटिल मोर कॉस्टली क्योंकि वो सारे एम्ब्रियोज की बायोप्सी जाती है बाहर और वो चेक किया जाता है, उसमें सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी चेक की जाती हैं और उसमें जेंडर भी चेक हो जाता है। सो वो उसमें हम करते हैं। इट्स अ लिटिल कॉस्टली, लेकिन ये भी सिंपल एज एन IVF है। तो अगर किसी को बेटा या बेटी की ख्वाहिश है और ऑलरेडी इसके बच्चे हैं, सो दे कैन कॉन्टैक्ट एंड दे कैन गेट देयर जेंडर सिलेक्टेड। क्या बात है। मतलब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपने मुताबिक भी जेंडर, इवन के कलर कॉम्प्लेक्शन, आंखों के कलर के बारे में भी, बालों का कलर भी, ये भी सारा हो रहा है। बिल्कुल है। हमारे मुल्क में तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा, लेकिन बाहर कंट्रीज में तो डोनेशन इज वेरी कॉमन। तो बाहर की कंट्रीज में दिस इज वेरी कॉमन। बंदा अपनी मर्जी का नीली आंखों वाला बच्चा ले ले, सुनहरे बालों वाला ले ले। सो साइंस ने तो इतनी बिल्कुल तरक्की कर लिया। यू कैन चूज इंटेलिजेंस पे भी इवन कि हमें इंटेलिजेंस बच्चा चाहिए। क्या बात है भाई, साइंस तरक्की करती जा रही है। और कुछ अरसे बाद ये पाकिस्तान में भी ये ट्रीटमेंट आ जाएगा और लोग इसकी तरफ भी भागना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मे बी। लेट्स से कि साइंस कितनी तरक्की करती है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स आई वांट टू कन्वे मैसेज कि जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी हमल बार बार जो ज़ाया हो जाते हैं, जिसके एबनॉर्मल बच्चे हो जाते हैं या फैमिली में कोई एबनॉर्मेलिटी इस तरह की है, दे कैन गो थ्रू IVF और इसमें सारा कुछ पता लग जाता है। एम्ब्रियोज की टेस्टिंग होती है ना, तो उसमें पता लग जाता है कि एम्ब्रियो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, जेंडर क्या है या फिर मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं, ये सारा कुछ फिर हम डिटेल में ये भी एक डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस पे भी किसी दिन हम लोग एक टॉपिक डिज़ाइन करेंगे और आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा, बेबी हो गया IVF के बाद, तो उसके बाद वो कितना हेल्दी है, वो कितनी देर हेल्दी रहेगा, मतलब तंदुरुस्त भी तो होना चाहिए ना, तो वो उसके कितने चांसेस होते हैं, कितने %? यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन है। पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि IVF से अगर बच्चा हो गया तो क्या उस बच्चे में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई क्या वो प्रॉब्लम बच्चे में आगे प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स हाउ एक्सप्लेन इट। जब एक दफा आपको प्रेगनेंसी हो जाए देन इट गोज एज ए नेचुरल प्रेगनेंसी। अगर आपने अपनी फैमिली में नहीं बताना, जो बहुत से लोग नहीं बताते, तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि आपने IVF किया। द बच्चा विल गो एज नॉर्मल एज इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर खुदा न खास्ता फैमिली में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन बच्चा नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, पेशेंट ये समझते हैं कि अगर हमने एक दफ़ा IVF करा लिया तो क्या हम सारी ज़िंदगी IVF कराएंगे? ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप IVF एक दफ़ा करवा लो, आपका एक बच्चा हो जाए, 1-2 साल बाद आपको नेचुरल हो जाए। सो इवन दिस इज़ वेरी कॉमन। दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि जी आपकी जो सोई हुई अंडेदानियां थी वो IVF से जाग गई, आपका एक बच्चा हो गया, नाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर नेचुरल, अगर आपके टेस्ट सारे ठीक हैं। सही। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ये भी होता है कि एक IVF अगर आपका हो गया तो आपके आगे नेचुरल प्रेगनेंसीज के चांसेस हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, आज का ये इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक था बड़ा अच्छा गुजरा है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मिली होंगी। हमारे साथ डॉक्टर रूहीना गुल मौजूद थी। डॉक्टर रूहीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यहाँ पर आने के लिए। और जनाब, क्या वजह होती है बांझपन की और किस तरह हल किया जा सकता है उस पर बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब, आजकल लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान का एक ही मसला है और वो मसला है महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ती गुर्बत का। और हुकूमत समेत तमाम सियासी पार्टियां इस तरफ ध्यान देने के बजाय अपनी सियासी बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ अमल हैं और हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के बजाय इंतकामी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और मुख्तलिफ जवाज़ बनाकर सियासी हरीफों और नाक़िद सहाफ़ियों को जेलों में डाला जा रहा है। पहले डॉक्टर शहबाज गिल, फिर आज़म सवाती, फवाद चौधरी और अब शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब देखा जाए तो PTI की जानिब से भी जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है और राना सनाउल्लाह की जानिब से जेल भरो तहरीक के संगीन नताइज के हवाले से धमकियों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और मुल्क में जारी गैर यकीनी सूरत हाल दिन ब दिन
बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए पंजाब और केपी के गवर्नर्स की जानिब से इंतखाबात डिले करने के हवाले से मुख्तलिफ जवाज़ तराशे जा रहे हैं और अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को मामलात हल करने के हवाले से हुक्म दिया गया है। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात तो नहीं करवाए जा रहे, लेकिन पीटीआई के इस्तीफों के बाद खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। तो पीटीआई की जानिब से पहले ऐलान किया गया था कि इमरान खान ही सब हलकों में उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में भी ना हिस्सा लेने का अब फैसला किया है और ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई के साबका अरकान कौमी असम्बली ही हिस्सा लेंगे। तो चेयरमैन पीटीआई ने साबका अरकान कौमी असम्बली को कागजात नामजदगी जमा कराने की भी हिदायत कर दी है। तो मुल्क में जारी बहरान के हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक उम्मीदवार कितने हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट मुनीब शेख साहब हैं, माहिर कानून हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुनीब साहब, सबसे पहले तो कुछ हलकों के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिस तरह पहले आया था कि जनाब 33 हलकों से जो चेयरमैन है पीटीआई के इमरान खान साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, अब उन्होंने फैसला किया कि अब वो नहीं लड़ेंगे। तो एक उम्मीदवार कितने हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है? इसमें ये है कोई बार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा। आप मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जो से कंटेस्ट कर सकती हैं। ओके। तो ये अभी कोई बिल है, कोई ऐसा पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, मतलब उसमें कुछ इस हवाले से शायद कोई अमेंडमेंट हो, लेकिन अप टिल नाउ कोई ऐसी बार नहीं है। आप मैक्सिमम जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप लड़ सकते हैं। आप अच्छा। इलेक्शन, इसमें बार कोई नहीं है। मतलब कोई ऐसी हर्डल, कोई ऐसी कोई नहीं है कि आप कितने हलकों से लड़ सकते हैं? आप एक से भी लड़ सकते हैं, 2 33 से भी लड़ सकते हैं आप। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 223 है, वो ये अलाउ करता है कि आप मल्टीपल सीट्स पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पैसों का ज़िया है। अच्छा। होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उनमें से एक सीट रखनी, बाकी हाँ। आपको छोड़ी हाँ। है। तो देखा जाए कि वेस्टेज ऑफ मनी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं मुनीब साहब। ज़िमनी इलेक्शन की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जैसे ही असम्बलियाँ टूटती हैं तो इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है। अभी तक तो तारीख भी नहीं दी गई है पंजाब में भी और केपी में भी। तो क्या इलेक्शन कमीशन कितना पाबंद होता है कि वो कितने दिनों में ज़िमनी इलेक्शन करवाए और तारीख दे? देखिए, आप देखें हमारे पंजाब और केपी की में जो असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली इसको लिखा हुआ है। अपना आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन का और इसी तरह 105 मिला के पढ़े 224 और 224A को, ये गवर्नर को बाउंड करते हैं कि फ्रॉम द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली विद इन द 90 डेज अच्छा उनको अपॉइंट करनी है डेट। और फिर उसके बाद जो बी क्लास है 224 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसकी जो बी क्लास है वो कहती है कि आपने केयर टेकर सेटअप भी आपने बनाई, जो का गवर्नर की लाइबिलिटी है। तो बहरहाल उन दोनों में से उन्होंने कोई ये काम नहीं किया। ये पार्लियामेंट कमेटी के पास भी गया, फिर उसके बाद ये अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को ये मामला हल करना पड़ा है। तो गवर्नर साहब इन जिम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा समझे, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये तो एक आईनी बहरान पैदा हो रहा है ना, इलेक्शंस में उनका जो उनका एक किरदार है उसको वो रियलाइज नहीं कर रहे, जो कि उनको करना चाहिए। अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसमें आपको 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, केयर टेकर सेटअप भी बनाना, आपको डेट भी देनी कि इलेक्शन कब होने। और अगर अपना जो टर्म है असेंबली अपनी कंप्लीशन करती है, अपनी टर्म मतलब उसमें डिसॉल्व नहीं होती, वो खुद ब खुद अपनी 5 साल की मियाद पूरी करने के बाद एट द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है। तो उसमें वो आइन कहता है कि जो इलेक्शन आपके वो 60 डेज के अंदर होंगे, जो हर हाल में आपने करवाने। तो ये चीज़ है। बहरहाल अब कोर्ट में मैटर गया हुआ, हाई कोर्ट में उन्होंने अभी कुछ अपने कुछ इशारे दिए हैं गवर्नर साहब को, ये मौजूदा गवर्नमेंट को,
कि आप इलेक्शन जो उनसे हैं उनके मुताबिक सोचें और करवाएं, उनको यकीनी बनाएं। तो देखें लेट्स सी क्या डिसीजन आता है। लेकिन क्या हो सकता है, मतलब अगर 90 डेज में नहीं होते हैं इलेक्शन, क्योंकि सेटअप भी बन गया है, हमारी गवर्नमेंट भी आ चुकी है, पंजाब की निगरान गवर्नमेंट भी है, तो अगर वो अभी तक, क्योंकि 90 डेज में तो तब इलेक्शन होंगे जब ये तारीख देंगे, अभी तक तो तारीख भी नहीं दी गई है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि ही शैल अपॉइंट द डेट, सही, ही शैल अपॉइंट द केयरटेकर सेटअप। तो शेल जहां पे आ जाए वो गवर्नर की हर सूरत में लायबिलिटी बनती है। सही। उधर मे का जो सा सीगा इस्तेमाल नहीं किया गया, शेल का इस्तेमाल किया। इट मींस एट एवरी कॉस्ट आपको ये काम करना है। ठीक है। तो चूंकि इसीलिए वो कोर्ट में गए, और कोर्ट मुझे उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली इनको डायरेक्शन देगी कि इलेक्शंस आप करवाएं, विद इन 90 डेज होने चाहिए। ये उम्मीद है कि आजकल इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में कोई एक चीज डेट आ जाएगी तो इलेक्शंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह जवाब दिए जाते हैं कि पिछली दफ़ा हमने देखा कि लास्ट वीक जब पेशावर पर बम धमाका हुआ मस्जिद में, उस पर भी एक जवाब दिया गया कि मुल्क की हालात ठीक नहीं हैं, फिर मईशत ठीक नहीं है। ये जवाब भी दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तो क्या इस तरह के टैक्टिक्स चल सकते हैं, इस तरह के जवाब दिए जा सकते हैं डिले करने के लिए? देखिए बात ये कि दाखिली सूरत हाल अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, अच्छा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया तक अगर वो महदूद रहता है, जैसे पेशावर में अभी हुआ है, नो डाउट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इंजरीज भी हुई हैं, मोर देन 100 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। लेकिन इस तक अगर इंसिडेंट की रेपिटेशन हो मतलब कंट्री लेवल के ऊपर, तो ये चीज़ इस तरफ जा सकती है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 235 वो तो ये भी कहता है कि आपको अगर कोई माली बहरान चल रहा है, उसकी कोई संगीनी है, तो उसमें आप कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई भी स्टेप ले सकते हैं। आप अपना गवर्नमेंट या कैबिनेट के जो हकूक हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, उनको भी सल्ब कर सकते हैं। तो बात ये है कि ये चीज़ें मुमकिन हैं। लेकिन हम ये कहें कि पेशावर का एक इंसिडेंट हो गया, इसकी बुनियाद बना के हम कहें इलेक्शन को डिले किया जाए, तो ये ऐसा नहीं है। जब तक अल्लाह ना करे कि ये एक एट लार्ज स्केल पे ये चीज़ बात चली जाए। हाँ, माली बहरान हमारा चल रहा है, जी। आप देख रहे हैं कि मुल्क जो सा डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, तो अगर ये चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं, अगर हो जाता है ऐसा मामला, तो मुमकिन है कि इस तरह की वो प्ली लेके इलेक्शंस को डिले कर दें। अच्छा। लेकिन बाद ये कितना डिले कर लेंगे, महीना 2 महीने डिले कर लेंगे। आपका 1988 में एक फ्लड आया जिसमें हमारे इलेक्शन जोन से वो मेरा ख्याल 1-2 माह के लिए पोस्टपोन हुए थे। अच्छा, ठीक है। बेनज़ीर की जो शहादत हुई उसमें भी 1-2 माह के लिए पोस्टपोन हुए। हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में मैं नहीं समझता कि ऐसा हो पाएगा। हमारे जो थ्रेट है वो यही है कि हम जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा माली बहरान जा रहा है, जो इन्फ्लेशन, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, और एलसीज नहीं खुल रही, इनको बुनियाद बना के कुछ कर सकते हैं इस इलेक्शन को डिले। लेकिन बात ये है कि हमारा IMF का वफद पाकिस्तान आया हुआ है, उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली 9 फरवरी तक इसमें हमें कोई कामयाबी मिल जाए। तो अगर ये भी चीज़ हो जाती है तो फिर मेरा ख्याल उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इसको डिले कर सके, इसको डिले कर सके। उनके पास फिर कोई हाँ, ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आपका सेंसस और डिमार्केशन करना है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें 3-4 माह का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर वो अभी शुरू, मेरा ख्याल बाय द एंड ऑफ फरवरी उन्होंने शुरू करना है, अगर वो कर भी लेते हैं तो 3-4 माह में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उनके पास मेरा ख्याल कोई ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि इलेक्शन को डिले किया जाए। ये है, ये बन सकता है, लेकिन अपरेंटली देखा जाए ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे मुनीब साहब ये बताइए कि क्या ये जो केयर टेकर सेटअप है, क्या इसकी जो मियाद है इसको क्या बढ़ाया भी जा सकता है? इसका जो टाइम पीरियड है या इसका फ्रेम जो है 3 महीने का कहा जाता है, लेकिन ये टाइम फ्रेम बढ़ भी सकता है, जिस तरह हमारे वफाकी जो वज़ीर थे नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि शायद इसकी मियाद बढ़ाई भी जा सकती है।
देखिए बातें तो बहुत सारी हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं, वो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये जो आइन क्या कहता है, तारीख में ऐसा कुछ हुआ है पहले? वो कह रहे हैं, उनको कहने दें। अच्छा, इसका कोई रेलिवेंट बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी नहीं कहता कि आप इस सेटअप को एक्सटेंड करें। 90 डेज वाजिया लिखा हुआ है आइन के अंदर। आपने 90 डेज के अंदर अपना केयर टेकर सेटअप भी लेके आना है, डेट भी देनी है और इलेक्शंस भी करवाने, सब कुछ आपने विद इन 90 डेज करने हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी कि आप 90 डेज से ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर चले गए तो उसमें कोई ऐसी भी चीज़ नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर। हाँ, मुख्तलिफ लोग मतलब जो कानून के तालिब इल्म है वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लग सकता है इसके ऊपर। जी जी, आर्टिकल 6 लग सकता है। ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि अगर ये म्याद ज़्यादा करते हैं तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। तो ऐसे कोई है शिक मौजूद है आइन के अंदर? देखिए बात ये है कि अब जो आर्टिकल 6 है उसकी डेफिनेशन ये है कि एनी पर्सन हु सस्पेंड ओके एंड सबवर्ट और सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओके शैल बी द गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो अगर वो इसको जानबूझ के एब्रोगेट करते हैं या कोई उसको सबवर्ट करते हैं तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन ये भी अप टू द कोर्ट है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, क्योंकि उस कोर्ट का काम है इसकी तशरीह करना, इसको देखना किस पैरा में वो देखती है। तो अगर वो कोर्ट समझती तो हो सकता है आर्टिकल 6 भी लग जाए। ठीक है, मतलब हो सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। प्रेसिडेंट कोई ऐसा कोई मौजूद भी नहीं है, हमें तारीख में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। अच्छा, ये तो इलेक्शंस के हवाले से बात हो गई है। दूसरा मुझे बताइए कि गिरफ्तारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सिर्फ महज बयानात के हवाले से या पुराने केसेस को भी निकाल के उनके ऊपर भी उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर शहबाज गिल को, फिर अभी फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया, अब शेख रशीद साहब अब हैं, दूसरा सहाफ़ियों की भी जो है गिरफ्तारियों, इमरान रियाज खान साहब भी इस वक्त जेल में ही हैं। तो इन गिरफ्तारियों के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें ये है कि मैं फवाद चौधरी, शहबाज गिल, दे आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पीटीआई, मेन स्पोक्स पर्सन है। इमरान रियाज देख लें, वो भी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि उनके आप जितने भी व्लॉग्स उठा के देख लें तो वो प्रो पीटीआई ही है। तो बात ये कि ये हुकूमत जोन सी है वो डरी हुई है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। तो वो जो इनके स्पोक्स पर्सन्स हैं उनको वो चाह रहे हैं कि किसी तरह पाबंद सलासिल किया जाए और जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसमें ये अपना रोल प्ले ना कर सकें। हालांकि इमरान खान के दौर में जो उनके ऊपर एफआईआर्स हुई, उनको पकड़ा गया, वो उनकी करप्शन की वजह से पकड़ा गया जी। उनके केसेस की वजह से पकड़ा गया, जो उन्होंने गुनाह सरजद की उस वजह से उनको पकड़ा गया ना। तो उनको पनिशमेंट उस हिसाब से मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे उलट है, यहाँ पे बात ये है कि इनकी करप्शन कोई नहीं है, इन्होंने कोई जबान हुकूमत के खिलाफ उसको खोला है या इमरान खान के हक में बोला है, अदारों के खिलाफ बोला है, ये अपनी स्टेटमेंट की वजह से जो उनसे निशाना बन रही है। ये करप्शन के साथ केसेस नहीं है, चूंकि इन शॉर्ट ये है कि हुकूमत घबराई हुई है। जो करप्शन के केसेस में जो पकड़े गए थे वो तो अब बाइज्जत बरी हो गए हैं, सबको रिलीफ मिल गया है। देखिए पीडीएम जोन सी है वो उस इक़्तिदार ही इसी ऑब्जेक्टिव के पेश नज़र संभाला है। बात यह है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड के ऊपर है। अच्छा, क्या वो कन्विक्टेड होने जा रहा है या उसकी एक्विटल हो रही है, उसने अपना उससे प्रूफ देना है कोर्ट को। लेकिन इन्होंने कानून ही चेंज कर दिया। नया में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। अब प्रोसिक्यूशन तो उसको देखे प्रूफ तो नहीं कर सकती, तो लिहाजा बात ये है कि जब वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं दे सकी तो ये लामहला बात है कि उन्होंने तो उनकी एक्विटल तो होनी थी। तो वो आपको नजर आया सब बारी बारी करके जनाब इसमें सबकी एक्विटल हुई। अब नवाज शरीफ रह गए, देखें वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उनका आना जरूरी है, जो हम समझ रहे हैं। उनके ऊपर भी एक आधा ही केस रह गया जिसमें उन्हें रिलीफ मिलना है। हाँ जी हाँ, उसमें देखिए 5 पॉइंट ऐसे थे जिसमें से जो कॉमन पॉइंट है मरियम और नवाज शरीफ के, जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, 4 में तो मरियम बरी हो गई, कॉमन जो हैं पॉइंट। एक पॉइंट रह गया, वो आएंगे, जो भी पॉइंट है वो कोर्ट को फेस करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है।
लेकिन ये किस तरह का प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं मुनीब साहब के, जब आप इख्तिदार में आए आप अपने मुताबिक आइन को भी चेंज कर लें और हर चीज़ अपने मुताबिक कर लें। मतलब आप इख्तिदार में आते हैं तो आप अपोजिशन को जेलों में डाल देते हैं, फिर अपोजिशन जब इख्तिदार में आती है तो वो आपको जेलों में डाल देती है। तो अवामी मफादात के लिए तो कोई नहीं सोच रहा ना जी। ऑब्वियसली ऐसे ही है, ये शुरू से ही पाकिस्तान का अलमिया है। अपोजिशन को कोई जो रूलिंग पार्टी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप इमरान खान को देख लें, आप जो वो इक़्तिदार में आए, हमारी बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, नो डाउट। मतलब हर फर्द की उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मुल्की मामलात को आगे ले जाने की बजाय, डेवलपमेंट पे काम करने की बजाय करप्शन की फाइलें खोल ली। हाँ जी, करप्शन के ऊपर वो दिन रात काम करते रहे, बड़ा हेक्टिक वर्क किया उन्होंने, लेकिन अचीवमेंट ज़ीरो, अचीवमेंट ज़ीरो। तो बात ये कि हम इमरान खान से जो तवक्का कर रहे थे उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। सही। तो अपोजिशन को नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो वही उसी सिलसिले के कड़ी जो अभी हो रहा है, इनके साथ मकाफात अमल भी समझ लिया, अब इन्होंने चूका किया है, अब इनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, चले मुनीब साहब मज़ीद और भी जनाब पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ सलमान तारिक नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं, पॉलिटिकल बीट करते हैं, और उनसे जानते हैं कि अब ताज़ा तरीन पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि PTI की तरफ से जेल भरो तहरीक का भी ऐलान किया गया है। तो क्या सिचुएशन है, क्या गहमा गहमी चल रही है, सलमान से जानते हैं। सलमान बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें। जी देखिए, जब से PTI के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, उसके बाद से तो जमान पार्क में, जो कि जैसा कि रोजाना ही वहाँ पर एक मजमा कारकुनों का जो है वो शुरुआत पर चलता रहता था, क्योंकि अब जो है वहाँ पे मजीद जो है वो देखा जा सकता है कि जमान पार्क के बाहर कारकुन मजीद पुरजोश हो गए हैं। जमान पार्क के बिल्कुल जो कनाल रोड पर अहाता बना है वो मुकम्मल तौर पर एक फ्लैक्सिस लगा के, फ्लैक्स लगा के जो है दर्जा गा की एक शक्ल दी जा चुकी है। उस नहर की एक पूरी पट्टी को, जो रोड है जो जमान पार्क से लेके माल रोड अंडरपास आती है, तो वहाँ पे कारकुनों का रोज वहाँ पर ऐसे ही सूरत हाल होती है, माहौल होता है जैसे कुछ चलता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जैसे मुखालिफिन जो है PTI के, वो तनकीद कर रहे हैं तो जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जेल भरो तहरीक के हवाले से कोई अमली इक़दामात या कोई उनकी पार्टी की आदत फ्रंट फुट पे लीड करे इस जेल भरो तहरीक को, सबसे पहले आगे गिरफ्तारियां दे, तो उस हवाले से PTI खामोश दिखाई देती है। यानी इमरान खान ने अपनी तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बेसिकली किसी भी तहरीक को लीड तो लीडर ही करता है ना, जी जी, या लीडर करते हैं उनके, तो वो मुखालिफिन की ये बात जो है वो उसका जवाब PTI की जानिब से नहीं दिया जा रहा है कि कोई लीडर इस तहरीक को लीड करेगा, या सिर्फ और सिर्फ ये भी एक सियासी ऐलान या सियासी हिकमत अमली या सियासी चाल के तौर पर एक सिर्फ और सिर्फ एक दावा या ऐलान तक ही रह जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि सियासी जो लीडरान होते हैं वो कुछ भी दावा कर देते हैं, बड़ा कोई ऐलान कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद तो नहीं कर पाते। तो ये भी कोई इसी तरह का मामला लग रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक हमें PTI की जानिब से कोई अमली तौर पर इस तहरीक को जो है वो तस्लीम करने के लिए कोई हिकमत अमली है, कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरा मुझे सलमान ये बताइएगा, हम जमान पार्क से जब गुजर रहे होते हैं, सुबह जब मैं भी आ रही होती हूँ, तो ये नज़र आ रहा होता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों के बैनर्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ हल्कों से लोग आए हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आए हुए हैं। एक साइड की ट्रैफिक फुल ब्लॉक होती है, दूसरी साइड से जा रही होती है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती है वहाँ पर। तो ये क्या मामला है, किस चीज़ की तैयारी की जा रही है? जब से जो इमरान खान जमान पार्क पे मौजूद है ना, तब से तो PTI के कारकुनान मुसलसल जमान पार्क पे मौजूद रहते हैं और वहीं पर लगाए होते हैं। लेकिन जिस दिन एक खबर उड़ी थी या एक अफवाह उड़ी थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसके बाद से वहाँ पे कैंप की तादाद में भी इजाफा हो गया जमान पार्क की जो पट्टी है नहर की। और अब जैसा कि जेल भरो तहरीक का भी ऐलान हो गया, तो अब एक जो हिस्सा है नहर का, रोड का, वो एक कहने के मुस्तकिल उसकी एक पोजीशन बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पे PTI कारकुनान, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कारकुनान, उन्होंने वहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, तंजीमी ओहदेदारान की जानिब से कैंप लगे हुए हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है फ्लैक्सेस लगा दी गई हैं, और वो शाम के औकात के बाद तो वो रोड जो है ट्रैफिक के लिए वैसे ही इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहती, वो मुकम्मल तौर पर एक कह लें कि जी पंडाल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। PTI के कारकुनान वहाँ पे कैंप जिन्होंने लगाए हुए हैं, वो शाम रात तक जो है वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और वहाँ पर ही पार्टी कराने भी चलती है, पूरा एक ना एक जलसा का माहौल बना होता है।
तो ये जो है सूरत हाल, चूंकि इमरान खान लाहौर में है और जमान खान चूंकि एक किनारे के बिल्कुल ऊपर है, तो वो एक पूरा हिस्सा जो होता है रोड का कर चुका है। लेकिन अब ये जेल विरोध है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, और वो पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। और हमारे साथ एडवोकेट मुनीब शेख साहब भी मौजूद है, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी कि आप भी यहाँ पर आए और कानून के हवाले से भी जानने की हमने कोशिश की है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं ऐसे इदारे की जो कि मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में बड़ा किरदार अदा करता है और उसके साथ साथ मुल्क में होने वाली तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों पर नज़र भी रखता है और ऐसे तमाम अनासर जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने में सरगर्म अमल होते हैं उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको मंतकी अंजाम तक भी पहुँच जाता है। और ये ना सिर्फ मुल्क के अंदर होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकता है बल्कि बैरून मुल्क आने और जाने के दौरान तमाम एक्टिविटीज़ को भी रोकता है जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। और हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि जनाब कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई में गैर मुल्की करेंसी, गैर ममनूआ अशिया पकड़ी गई हैं और कस्टम की कार्रवाई में गैर मुल्की शराब की बड़ी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। कस्टम इदारे की जानिब से माहाना एक पब्लिकली रिपोर्ट भी जारी की जाती है जिसमें महकमे की तमाम तर कार्रवाइयों के हवाले से आगाह किया जाता है। और अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 22 साल बाद गैर मुल्की शराब की बड़ी खेप पकड़ी है और जिसमें 30 लाख मालियत की 165 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। और कस्टम हुकाम के मुताबिक वो खुफिया इतला पर गैर मुल्की शराब के बड़े नेटवर्क के करीब पहुंच गए हैं और जल्द बड़ी कामयाबी की भी तवक्को जाहिर की जा रही है। और इससे पहले कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 1999 में एक कार्रवाई की थी जहां पर जनाब 400 से ज़ायद बोतलें जब्त की गई थीं। तो कस्टम हुकाम के मुताबिक कारोबार में मुलव्विस अफराद ने एक मजबूत कला बना रखा था और स्मगलिंग में इजाफा डिमांड एंड सप्लाई के बुनियाद पर हो रहा होता है। तो कस्टम्स कैसे काम करते हैं, इनको काम के मुतालिक क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं, इन सब सवालों के जवाब लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस रिजवान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है राहिल सैयद हैं जो कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। राहिल आपको भी वेलकम कहती हूँ और रिजवान साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। रिजवान साहब सबसे पहले तो आप ही की तरफ आना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और क्या आपने टाइम निकाला हमारे लिए। कस्टम्स किस तरह काम करता है, किस तरह ये जो गैर ममनूआ अशिया होता है इसको रोकता है, इनकी गैर कानूनी जो स्मगलिंग की जा रही होती है इनको रोकता है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मौका दिया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक को पता होना चाहिए। रोकना भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले क्लियर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो फ्रंटियर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जियोग्राफिकल फ्रंटियर्स हैं, एक इकनॉमिक फ्रंटियर्स हैं मुल्क के, यानी आपकी जोग्राफियाई हदूद हैं और माशी जो हदूद है। जो जियोग्राफिकल फ्रंटियर्स पे हैं उस पर तो आर्म फोर्सेस पूरी दुनिया में मुल्क को डिफेंड करती हैं, आप सबको पता है। इकनॉमिक फ्रंटियर्स पे सिर्फ एक इदारा है पूरी दुनिया में, ठीक है, और वो कस्टम्स है। ओके। एंड आप इकनॉमिक फ्रंटियर्स का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि वो कहाँ कहाँ उसके कंटूर्स क्या हैं, कि आप लैंड बॉर्डर्स को समझ लें, एयरपोर्ट से जो चीज़ आती है वो एयर बॉर्डर समझी जाती हैं, सी पोर्ट से जो चीज़ आती है वो सी बॉर्डर्स हैं। तो तमाम गुड्स जो चीज़ें मुल्क के अंदर आती हैं या जाती हैं पूरी दुनिया में, उसको सिर्फ एक इदारा है जो मॉनिटर करता है, वो कस्टम्स है। प्राइमरीली वो ऑथराइज रूट से आने वाली चीज़ों को कस्टम्स ने क्लियर करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है, जो कि हमारा बेसिक काम है। जी जी। इसके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट भी है जो कि हम सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान। जो दूसरी चीज़ है वो इन्फोर्समेंट है। अब इन्फोर्समेंट में आ जाता है कि ऐसी चीज़ें जो मुल्क में नहीं आनी चाहिए, ओके, अब उनको कैसे रोकना है। वो ऑथराइज रूट से भी आ जाती हैं, मिसडिक्लेयर्ड, मिस इनवाइस, ये वो उनको वहाँ पे रोकना है।
वो अनऑथराइज रूट से भी आ जाती है। ये पूरा फिनोमेना जो है, इसको हम थोड़ा सा अगर लार्जर स्केल पे जाके देखें तो स्मगलिंग कहते हैं। तो कस्टम्स इंटेलिजेंस के जो चार्टर ऑफ फंक्शंस हैं उस पर बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। हमारा इन्फोर्समेंट भी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी है, बाकी सारे फंक्शंस के अलावा एक फंक्शन स्मगलिंग को रोकना, जिसे एंटी स्मगलिंग कहते हैं, वो भी है। तो ये जो जिसका जिक्र आप कर रही थी अभी, रिसेंट एक एक्टिविटी लेकर की हमने की है, उसके अलावा उससे पहले बहुत से बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी लाहौर डायरेक्टरेट ने अभी कुछ 85.5 करोड़ के हम चीज़ें एक ही जगह से। अच्छा। और उसके अलावा रिसेंटली हमने इसे बीफ अप किया हुआ है। क्वार्टर वाइज चलते हैं तो जो लास्ट क्वार्टर था उसे हमने सुपर क्वार्टर का नाम दिया। अच्छा। इसलिए कि उस एक क्वार्टर में हमने 2 अरब से ज़्यादा की जो है स्मगल चीज़ें पकड़ी हैं, और हर तरह की। अच्छा। एवरीथिंग फ्राम नॉर्मल यूज। आप चूँकि खातून हैं तो आपको कॉस्मेटिक्स के साथ थोड़ा सा ज़रूर इंटरेस्ट होगा, और लेकिन आपको कुर्बान कर दूँ कि हमने 2-3 कॉस्मेटिक्स की ऐसी कंसाइनमेंट्स पकड़ी हैं जो कि लोगों में बड़ी पॉपुलर हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और बाहर के ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। ओके। और एक जगह पे हमने जब पकड़ा तो वो सारी एक्सपायर्ड थी, और उनके पास वो लोशन था, वो एक्सपायरी पुरानी रिमूव करके नई एक्सपायरी डेट्स भी पड़ी हुई थी। अच्छा। कुछ वो लगा भी चुके थे। तो आपको पता है कि जो फॉरेन ये कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, वो तो बड़े, हमारा जो कस्टमर है उसके साथ बड़ा जुल्म है ना। वो तो ये समझ रहे कि ज़्यादा पैसे दे के ले रहा होता है कि ये इम्पोर्टेड है और ये अच्छा ठीक होगा। हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात भी हर चीज़ स्मगल की जा रही है और उसमें मिलावट की जा रही है। अच्छा राहील, हम आए दिन सुनते हैं जी एयरपोर्ट पे ये हेरोइन पकड़ी गई, सिगरेट के पैकेट्स पकड़े गए, कपड़े पकड़े गए, स्मगल हो रहा था या बाहर से आ रहा था, यहाँ से जा रहा है, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं और आप ही इस हवाले से अपडेट कर रहे होते हैं। तो तकरीबन कितनी स्मगलिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो महीने में या हफ्ते में आ जाती हैं आपके पास? देखिए मुनीबा, ये जिस तरह अभी आपने अपने उसमें बाद में कहा था डिमांड एंड सप्लाई। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे अब डॉलर बढ़ रहे हैं, टैक्सेस में इजाफा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ये बहुत बड़ी वजह है कि एकदम जो है ना ये स्मगलिंग में इजाफा भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप ये देखें जो स्मगलर हैं बड़े मखसूस 4-8-10 हैं जो बड़े नामी ग्रामी हैं, करोड़ों रुपए की उनकी चीज़ें जब्त होती हैं, लेकिन वो फिर भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उनको अर्निंग है तो शायद वो जुड़े हुए। तो जब ये इतना बड़ा ये गैप आ गया है, ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं गवर्नमेंट की जानिब से, स्मगल डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से स्मगलिंग में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर जो अभी इन्होंने बताए हैं, और लास्ट टाइम जब 26 जनवरी जो इनका आलमी दिन था तो उसमें ये बताया गया था कि तकरीबन 6-6.5 अरब रुपये की चीज़ें जो हैं वो पकड़ी गई थी। तो अब क्योंकि लोगों को तो सस्ती चीज़ें चाहिए, वो जहाँ से उन्हें सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो कोशिश करते हैं वहाँ से ले लें। तो अब स्मगलिंग में इसीलिए इजाफा होता जा रहा है। हमारे जो बॉर्डर्स हैं ये बहुत बड़ी फोर्स है, सिर्फ कस्टम काम नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो कर रही होती हैं काम। अब आप ये देखेंगे ये वो चीज़ें जो लाहौर में आके पकड़ी जा रही हैं, इसके अलावा लाहौर में के अलावा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में किधर जा रही हैं, ये एक बड़ा वो है। और कहाँ से किस तरह स्मगल होकर पहुँच जाती हैं लाहौर में, ये भी बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कस्टम तो अपना काम कर रहा है लाहौर में। उससे पहले जो फोर्सेज हैं उनके आंखों में धूल झोंक के जो चीज़ें आती हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन क्योंकि काम चल रहा है, चलता जा रहा है, पकड़े भी जाते हैं, वो फिर भी नहीं छोड़ते। तो कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में काम करती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। बेसिकली ये इस तरह तो है नहीं कि पुलिस के साथ नाके लगा लें और हर गाड़ी को, हर चीज़ को चेक करें। इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इंफॉर्मेशन आती है तो अपनी कार्रवाई करते हैं और 99% कामयाब भी होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, एक नेटवर्क चलाना है, फिर इंफॉर्मेशन आनी है, तो कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बर्फ पहुंच जाती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचती है तो सामान निकल चुका होता है। तो ये काम तो कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो अमले की भी कमी है। अच्छा। अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है लाहौर वालों के पास 10-12 इंस्पेक्टर्स हैं सर, उससे भी कम है, उससे भी कम है। अब ये देखेंगे इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग हो रही है, और एंटी स्मगलिंग जो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा नेटवर्क है उसमें मेरा ख्याल है 10 इंस्पेक्टर्स होंगे। अब 10 इंस्पेक्टर्स में हमने पूरा लाहौर कवर करना है, पूरे लाहौर पे नजर रखनी है, तो ये बड़ा काम है। अब तक मेरा ख्याल है अरबों रुपए की स्मगलिंग रोकी है। तो इस वाले से भी सर बताएंगे, सर अरबों रुपए की स्मगलिंग रोकी, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस कर लेते हैं, तो अमला क्यों इतना कम? राहील को थोड़ा और अपडेट कर दूं कि ये लाहौर नहीं, यानी फॉर अस जो कि हमारे पास जो एरिया आता है उसमें साहिवाल डिवीजन, लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, गुजरात डिवीजन, ये सारे के लिए
मिला के 8-10 और उसके नीचे फिर ज़ाहिर है कोई 20-25 सफाई होंगे वटेवर, लेकिन हम थोड़ा प्रूडेंटली यूज़ करते हैं, हम इंटेलिजेंस बेस करते हैं। जी जी। पहले इंटेलिजेंस गैदर की, फिर उसको प्रॉपरली उसे एग्जामिन किया और प्रॉपर रेकी करके फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं। एक ऑपरेशन में तो राहिल हमारे साथ थे, तो ही कैन वाउच फॉर दैट। द अदर थिंग इज़ दैट कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि 3-4 बड़े नेटवर्क स्मगलर्स के, अच्छा वो भी एक अच्छी खबर है कि उनमें से जो पाकिस्तान के जो टॉप के 3 स्मगलर्स थे उनमें से एक को हमने अरेस्ट किया हुआ है। ओके। और वो अभी तक वो 3-4 महीने से वो जेल में है, जुडिशियल रिमांड पे है। तो इसी तरह ये दुनिया का निज़ाम, इसी तरह चोर सपाई की गेम यही है कि उन्होंने कोशिश करनी है और हमने उसे रोकना है। और वही ही वॉज राइट टू इन पॉइंटिंग आउट दैट कि इट इज़ इंटेलिजेंस बेस्ड। चूँकि इंटेलिजेंस बेस्ड होती है तो फिर कहीं हमें प्रॉपर इंटेलिजेंस मिलती है, कहीं नहीं मिलती, कहीं स्टाफ की कमी भी। बट लिविंग ऑल दीज थिंग्स बिसाइड, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर परफॉर्मिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। वो तो सही है सर, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ये सवाल निशान नहीं उठाया। जैसे राहिल ने पॉइंट भी उठाया है कि जब यहाँ पर चीज़ें आती हैं तब हमें पता चलता है जी यहाँ पर अब स्मगलिंग हो रही है। जैसे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही होती हैं और सबको पता है कि जनाब वो कोयटा से आती हैं, लेकिन क्या ऐसा नेटवर्क है, इतना मजबूत नेटवर्क है कि यहाँ पर आ जाती हैं और वो चल भी रही होती हैं, फिर उनको बार बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी उनकी तादाद में कमी नहीं वाक़ई हो रही होती है। चलिए, मैं आपका ये बड़ा मज़ेदार सा सवाल है जिसका बड़ा लाइट सा जवाब देती हूँ। अच्छा। बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा तो हमारा जो बॉर्डर एरिया जब इस वक्त जो स्मगलिंग के लिए यूज़ हो रहा है वो बलूचिस्तान के। हाँ जी। अब 2017 में 245 स्क्वायर किलोमीटर पे बलूचिस्तान में कस्टम्स के पास एक बंदा था ऑन एवरेज मॉनिटर करने के लिए। अब थोड़ा सा बढ़ गया, अब 3 बंदे ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है स्टिल। सो विद दैट हाउ कैन वी इमेजिन कि वो सारा बलूचिस्तान में रुक जाएगा विद द लॉ एंड ऑर्डर एंड दैट सिचुएशन। बलूचिस्तान के थोड़े से पेक्यूलियर से एनवायरनमेंट भी है। अच्छा। वहाँ पे लोगों के पास फैक्ट्रीज नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे कई तरह के जो बिजनेसेस जो यहाँ लाहौर में या कराची में नज़र आते हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो मुख्तलिफ़ कामों में इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली उनमें एक स्मगलिंग भी है। गवर्नमेंट कोशिश दोनों एंड्स पे कर रही है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और CPEC में उसने बड़ा हाथ कंट्रीब्यूट किया CPEC ने। दूसरा ये है कि हम इन्फोर्समेंट के ज़रिए स्मगलिंग को रोकें, और वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रोकें। अच्छा, दूसरा सर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी गाड़ी जो लोग चला रहे होते हैं मुख्तलिफ एक नंबर के वो लगे हुए होते हैं, एक नंबर होता है, बड़ी बड़ी जीप्स होती हैं, डाले होते हैं, और उनसे जब पूछा जाता है तो कहते हैं भाई ये चला रहे हैं, हम काम चल रहा है। तो वो किस कानून के तहत चला रहे होते हैं? कानून कोई नहीं है, सिर्फ जो एक्स फाटा के जो एरियाज थे उनको एक जब मर्ज किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन एरियाज़ के अंदर एक एमनेस्टी दी गई थी 5-1 साल की। अच्छा। वो मेरे ख्याल है कोई एक आध साल में ख़त्म हो जाएगी। इन दोज 5 ईयर्स जो एमनेस्टी का पीरियड है उसमें उन्होंने रजिस्टर करवानी है ड्यूटी टैक्सेस दे के। उसके बाद फिर ये किसी के पास जवाब नहीं रह जाएगा कि वहाँ पे यूज़ कर। लेकिन सर बड़े बेदर्द लोग होते हैं, V8 को टैक्सी बना के पहाड़ों के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे हो रही होती है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, क्योंकि मैं खुद कस्टम की बीट करता हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे होता है वो भाई नॉन कस्टम बेल्ट गड्डी तो रजिस्टर्ड करा दो। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैं कहा यार अगर इतना आसान होता तो 2-3 मेरे पास होती, मैं कस्टम की बीट कम अज कम मेरे पास कम अज कम होती। तो सर ये बता दें हम आम को कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी वाकई रजिस्टर्ड हो सकती है, क्या कानूनी उसके तकाजे हैं? क्योंकि लोगों का यही रुझान है कि यार गड्डी लो 2-2.5 लाख दी तो रजिस्टर करा लो। ये आपने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया, और ये लोगों को चूँकि इस बात से लाइल्म है तो कई दफ़ा प्रॉब्लम भी होती है। ये सबको पता होना चाहिए कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी आपकी रजिस्टर नहीं होगी। ओके। आप ड्यूटी टैक्सेस दे के उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। उसके लिए सिर्फ एक ही कानून है कि वो ज़ब्त होगी, और ज़ब्त होके फिर ओपन ऑक्शन होगी। तो आपने जो नॉन कस्टम लेने में खर्चा कर दिया वो भी ज़ाया गया, और ऑक्शन में तो ज़ाहिर है कोई भी ले सकता है। सही। उसका कोई कानून नहीं है। जो लास्ट एमनेस्टी थी
गवर्नमेंट ने कोई पिछले को 20-25 सालों में 4-5 एमनेस्टीज दी हैं। जो लास्ट एमनेस्टी थी वो भी 2013 में आई थी। तो उसके बाद मतलब अबाउट 10 ईयर्स नाउ कोई एमनेस्टी भी नहीं आई कि उनको रजिस्टर किया जा सके। लिहाजा ये राइल साहब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको बता देना और ये इस फोरम पे बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चक्कर में कि जो कोई आपको लोग कहते हैं कि जी ये ले लें, फिर आएगा बजट आएगा, आप उसमें ड्यूटी टैक्सेस दे लेना, चला लेना। देखिए नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाना उससे बेहतर है कि आप छोटी गाड़ी ले लें और सुकून से चलाएं। आप जा रहे हैं, आपकी फैमिली जा रही है, आपको कोई एजेंसी रोकती है और कहती है कि जी बताएं जी ये आप क्यों चला रहे हैं, तो उसमें जो एक हजीमत है, वो जो आपको वो फीलिंग है, वो उस झूठे प्राइड से जो आप लेके वो चला रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो डैमेजिंग है। तो उस झूठे प्राइड को छोड़ें, जो छोटी गाड़ी चला ले, नॉर्मल गाड़ी। मतलब हमारे देखने वालों को आज क्लियर हो गया है कि जितनी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसी किसी भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें ना इन्वॉल्व हो। और दूसरा सर, ऑक्शन में जब गाड़ी आ जाती है तो उसके बाद फिर क्या जब वो खरीदी जाती है तो उसकी फाइल, उसके पेपर्स, डॉक्यूमेंट सारे पूरे होते हैं? ऑक्शन वाली गाड़ी जो है वो तो सबसे ज़्यादा महफूज है ना कि वो कोई कस्टम ने खुद दी हुई है। सही, ठीक है, कि उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स तो कस्टम ने खुद पूरे करके देने। ओके। तो ऑक्शन में हम बहुत ऑक्शन करवाते हैं। अभी 11 तारीख को भी ऑक्शन है जिसमें 30-35 गाड़ियाँ हैं। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो आके बोले। और बाकी भी चीज़ें हैं, अबाउट मैनी लॉट्स। तो लोग आते हैं ऑक्शन में भी खरीदारी करने? आते हैं लेकिन शायद थोड़े कम, ऑक्शन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम थी। हमने आके अब तेज़ किए। हम एवरी अदर सैटरडे लाहौर में, अलामा इकबाल टाउन में, जहांज़ीब ब्लॉक में एवरी सेकंड सैटरडे जो है वो हम ऑक्शन करा रहे हैं। यानी 11th को कराएंगे। अच्छा। तो फिर जाके जो 28 सैटरडे आ जाएगा उसको वो उसमें भी अच्छा, ऑक्शन के बारे में भी लोगों को बड़े अबहाम हैं सर। लोग तो बोलेंगे और बोलते हैं कि जनाब जो ऑक्शन में भी गाड़ियाँ होती हैं वो कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जानने वालों को ही देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आ रही होती हैं। अच्छा हाँ, ये भी एक फिर तो हम अपने फिर तो आप अपनी गाड़ी भी बुक कर लेंगे। जानने वालों को इसलिए नहीं दे सकते कि ऑक्शन का निज़ाम गवर्नमेंट ने इस तरह का बनाया है। सही। कि एक पब्लिक ऑक्शनियर होता है विच इज़ नॉट फ्रॉम कस्टम। वो एक पब्लिक का नुमाइंदा, वो ऑक्शनियर आ जाता है, वो ऑक्शन करता है। हमारा जो डीसी लेवल के ऑफिसर हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, अप्रूव कर रहे हैं कि भाई ये है या नहीं है। कस्टम्स इज पार्ट ऑफ द कस्टम्स ऑक्शन बट नॉट द ओनली पार्ट। ये एक पब्लिक ऑक्शनियर है और पब्लिक, ओपन पब्लिक में होता है। अब तो हमने जो रिसेंटली ये करना शुरू किया है कि उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया सारी एक्टिविटी को, ट्रांसपेरेंसी के लिए। जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है कि वो हमें पता चला था कि हमारे कहीं ड्रोन सीज हुए हैं, ड्रोन कैमराज किसी फॉर्मेशन में। हमने उन्हें लिखा है कि हमें वो कैमराज दें ताकि पूरी जो कार्रवाई है वो मॉनिटर किया करें खुद सीनियर लेवल पे। तो इसमें ये भी जिस तरह मुख्तलिफ मिथ हैं उनमें से एक ये भी मिथ है कि मतलब पब्लिक के लिए ही वो सहूलियात जो है वो यूज़ की जाती हैं। सर ये बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक था राहील, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी बाकी है लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है जिसकी वजह से आपसे मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। सर बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमें इन्फॉर्मेशन देके जा रहे। राहील आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब मुझे इजाज़त देनी है, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।